डेमोक्रिटस के मुताबिक मैटर के सबसे छोटे हिस्से को एटम कहते हैं। वर्ड एटम ग्रीक वर्ड एटमस से लिया गया है, जिसका मतलब है मैटर का सबसे छोटे से छोटा हिस्सा जो मजीद तकसीम ना हो सके। जैसे दुनिया का कोई भी इंसान हो तो उसकी दो आंखें होंगी, एक मुंह होगा, दो बाजू होंगे, तो दुनिया के तमाम इंसान एक जैसे हैं। इसी तरह कोई भी मैटर हो तो उसके एटम भी एक जैसे ही होते हैं। हर एटम में एक न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। इस न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स होंगे, इन ऑर्बिट्स में कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। तो तमाम किस्म के एटम भी एक जैसे ही हैं। किसी भी एटम का सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एटम के दरमियान में एक भारी हिस्सा होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाहर दायरा-नुमा रास्ते होते हैं, इन रास्तों को ऑर्बिट्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स को प्रोटॉन कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन्स कहते हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, चाहे वो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, इनको न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसी तरह ऑर्बिट्स के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले एलिमेंट्री पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने न्यूट्रॉन्स हों, इन न्यूट्रॉन की तादाद को एटम का न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं और इसे n से डिनोट करते हैं। इसी तरह किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हों, इन प्रोटॉन की तादाद को इस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे Z से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर को एटम का चार्ज नंबर भी कहते हैं। इन न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन की टोटल तादाद को एटम का मैस नंबर कहते हैं और मैस नंबर को A से डिनोट किया जाता है। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, इसलिए न्यूक्लियॉन्स की तादाद को भी हम मैस नंबर कह सकते हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि A इज इक्वल टू Z प्लस N, कि किसी भी एटम में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद उस एटम के मैस नंबर के बराबर होती है। न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी एटम को इस तरह डिनोट किया जाता है कि इस एटम के सिंबल की लेफ्ट हैंड साइड पर इसके ऊपर उसका मैस नंबर लिखा जाता है और इसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, इन तमाम आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर 1 है, जो कि सभी के नीचे सेम लिखा जाएगा। पहले आइसोटॉप का मैस नंबर 1 है, तो पहले के ऊपर 1 लिखा है। दूसरे का मैस नंबर 2 है, तो दूसरे के ऊपर 2 लिखा है। तीसरे आइसोटॉप का मैस नंबर 3 है, तो इसलिए इसके ऊपर 3 आया है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई से कुदरती तौर पर खुद ब खुद रेडिएशन खारिज होने के अमल को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। गैर क़याम पज़ीर न्यूक्लियाई या जिन्हें अनस्टेबल न्यूक्लियाई भी कहते हैं, ये ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन की बहुत ज़्यादा तादाद होती है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर से हर वक्त कुछ न कुछ रेडिएशन खारिज करते रहते हैं। 1896 में एक साइंटिस्ट हेनरी बैक्यूरेल एक्सरेज पर काम कर रहा था। एक दिन वो यूरेनियम को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने यूरेनियम को फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर बंद करके रख दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने इस फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर मौजूद यूरेनियम के सैंपल को ओपन किया, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ पैटर्न्स बन चुके हैं। तो उन्होंने बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरेनियम सैंपल से कुछ रेज खारिज हो रही हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को धुंधला देती हैं। इन रेज को उन्होंने बैक्यूरेल रेज का नेम दिया। तो वो एलिमेंट जिससे बैक्यूरेल रेज खारिज होती हैं, इस तरह के एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं।
वो तमाम एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, ऐसे एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। इन दिनों दो साइंटिस्ट मैरी क्यूरी और उसके हस्बैंड पेरी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने दो एलिमेंट पोलोनियम और रेडियम दरियाफ्त किए जिनके अंदर से भी इस तरह की रेज खारिज होती थी। इन दो साइंटिस्ट ने इस अमल को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। एक लेड के बॉक्स में किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के सैंपल को रख दें तो इसके सुराख से रेडिएशन बहर खारिज होती रहती हैं। इन रेडिएशन के रास्ते में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन रेडिएशन को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देता है। वो रेज जो नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ झुकी हैं, इन रेज को अल्फा रेडिएशन कहते हैं। वो रेज जो पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ झुकी हैं, इन रेज को बीटा रेडिएशन कहते हैं। और वो रेज जो सीधी आगे गुजर चुकी हैं, इन रेज को गैमा रेडिएशन कहते हैं। अल्फा रेडिएशन नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ इसलिए गई हैं क्योंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा रेडिएशन पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ इसलिए गई हैं क्योंकि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। गीमा रेडिएशन पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये ना तो पॉजिटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ झुकी है और ना ही नेगेटिव पोटेंशियल वाली प्लेट की तरफ झुकी है। इसी तरह अगर इन रेज के रास्ते में मैग्नेट फील्ड अप्लाई किया जाए तो मैग्नेट फील्ड भी इन रेज को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देता है। यहाँ रेज नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जबकि मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। तो इस तरह मैग्नेट लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन और रेज की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वो रेज जिनका आर्क बड़ा होता है और वो मैग्नेट फील्ड की इस मौजूदा पोजीशन के लिहाज से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुकती हैं, इनको अल्फा रेज कहेंगे। वो रेज जिनका आर्क छोटा होता है और वो इस मैग्नेट फील्ड के लिहाज से राइट हैंड साइड की तरफ झुकती हैं, इन रेज को बीटा रेज कहेंगे। और वो रेज जो बगैर इधर उधर झुकी बिल्कुल सीधी गुजर चुकी हैं, इन रेज को गेमा रेज कहेंगे। तो इस तरह किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 तरह की रेज खारिज होती हैं। पहली अल्फा रेडिएशन जिनको अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। दूसरी बीटा रेडिएशन जिनको बीटा पार्टिकल भी कहते हैं। तीसरी गेमा रेडिएशन जिनको गेमा रेज भी कहते हैं। अल्फा पार्टिकल असल में हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। अल्फा पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव 2 होता है और इनका मास 4 होता है। एक हीलियम का पूरा एटम इस तरह का होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसके बैरूनी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इस हीलियम के पूरे एटम का ऑर्बिट खत्म कर दिया जाए तो बाकी सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस रह जाएगा। इस हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहेंगे। क्योंकि इसमें 2 प्रोटॉन हैं तो इसलिए अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव 2 होगा। इसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन हैं तो इसलिए अल्फा पार्टिकल का मास 4 होगा। इसी तरह बीटा पार्टिकल असल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 होता है और इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास 0 होगा। बीटा पार्टिकल 2 तरह के होते हैं। वो बीटा पार्टिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है असल में वो इलेक्ट्रॉन होता है, और वो बीटा पार्टिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है असल में वो पॉजिट्रॉन होता है। इसी तरह गेमा रेज असल में एनर्जी के पैकेट्स हैं। इन पर ना तो किसी किस्म का चार्ज होता है और ना ही इनका मास होता है। ये किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से खारिज होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स होती हैं जो कि एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती हैं। इन पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन जब भी किसी गैस से गुजरती हैं तो ये गैस के एटम्स को आयोनाइज कर देती हैं।
जैसे अल्फा पार्टिकल जब गैस से गुजरते हैं तो ये गैस के एटम्स को आयोनाइज कर देते हैं। क्योंकि इनका मास ज्यादा होता है तो ये ज्यादा एटम्स के साथ टकराते हैं, जिससे एटम आयोनाइज हो जाते हैं। दूसरा, इन पर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है, तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से ये दूसरे एटम के साथ इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं, जिससे बहुत बड़ी मिकदार में गैस के एटम आयोनाइज हो जाते हैं। इसी तरह जब बीटा पार्टिकल किसी गैस से गुजरते हैं तो ये भी गैस के एटम्स को आयोनाइज कर देते हैं, लेकिन इनकी आयोनाइजेशन अल्फा पार्टिकल से 100 गुना कम होती है, क्योंकि इनका मास न होने के बराबर होता है। और दूसरा, इन पर चार्ज -1 है। चार्ज कम होने की वजह से ये गैस के एटम के साथ कम इंटरेक्शन करते हैं, जिससे गैस के कम एटम्स आयोनाइज हो पाते हैं। इसी तरह जब गामा रेज किसी गैस से गुजरती हैं तो ये भी गैस के चंद एटम्स को आयोनाइज कर देती हैं, क्योंकि गामा रेज का ना तो मास होता है और ना ही इन पर किसी किस्म का चार्ज होता है, इसलिए ये गैस के एटम्स के साथ बहुत कम इंटरेक्शन कर पाती हैं, जिसकी वजह से चंद एक एटम्स ही आयोनाइज हो पाते हैं। लेकिन इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो ये चंद एटम्स के साथ जब टकराती हैं तो उसकी वजह से एटम आयोनाइज हो जाते हैं। तो इस तरह आयोनाइजेशन के लिहाज से अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद बीटा पार्टिकल की आयोनाइजेशन अल्फा से कम होती है और गामा रेज की आयोनाइजेशन सबसे कम होती है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, कोई भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन किसी भी मटेरियल के अंदर कितनी घुस सकती है, इसको उसकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कहते हैं। जब अल्फा पार्टिकल को हिट किया जाता है तो अल्फा पार्टिकल कागज की सतह के साथ ही रुक जाते हैं। तो इस तरह अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन ना होने के बराबर है, क्योंकि ये भारी पार्टिकल होते हैं, इनका मास ज्यादा होता है। इसी तरह जब बीटा पार्टिकल को हिट किया जाता है तो ये कागज के शीट से तो गुजर जाते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम की शीट इन्हें रोक लेती है। तो इस तरह बीटा पार्टिकल की पेनिट्रेशन अल्फा पार्टिकल की निस्बत ज्यादा है, क्योंकि ये हल्के पार्टिकल होते हैं, तो इसलिए ये चंद मटेरियल से आसानी से गुजर जाते हैं। इसी तरह जब गामा रेज को हिट किया जाता है तो ये कागज की शीट से भी आसानी से गुजर जाती हैं, एल्यूमिनियम की शीट से भी आसानी से गुजर जाती हैं और लेड की शीट इन्हें रोक लेती है। तो इस तरह गामा रेज की पेनिट्रेशन एबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अक्सर मटेरियल से आसानी से गुजर जाती हैं। तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि गामा रेडिएशन की पेनिट्रेशन सलाहियत सबसे ज्यादा है। बीटा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर गामा की निस्बत कम है और अल्फा रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे कम है। अगर ये रेज इंसानी जिस्म पर हिट की जाए तो अल्फा रेज इंसानी जिस्म की जिल्द पर ही रुक जाती है। इसी तरह बीटा रेडिएशन इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाती है, लेकिन इंसानी जिस्म के टिश्यू इसे रोक लेते हैं। इसी तरह गामा रेडिएशन इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाती है, लेकिन ये हड्डियों तक पहुंच जाती है और हड्डियों तक को भी नुकसान पहुंचा सकती है।